2024 के चुनावी दंगल से पहले सत्ता के सेमीफाइनल का जोरदार आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास जोर है, इसलिए उन्होंने भोपाल और जयपुर में बैक टू बैक मेगा रोड शो किए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर एमपी में सत्ता में वापस आई तो वो इसे फिर से बीमारू राज्य बना देगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की कमान अब अर्बन नक्सलियों के हाथ में है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। जयपुर में पीएम मोदी ने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 0 नंबर की हकदार है। राजस्थान में अब परिवर्तन होकर रहेगा। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को एमपी एमएलए नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं। राहुल ने रैली में जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस को एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत की उम्मीद है। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और मोदी जी समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के जो पाप 18 साल के हैं, उनके मंत्रियों के पाप हैं, मोदी जी धो देंगे। जनता मन बना चुकी है भाजपा को हराने की। सवाल यह है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसका पलड़ा भारी है? क्या राजस्थान और एमपी में बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पकड़ फिलहाल मजबूत दिख रही है, लेकिन एमपी और राजस्थान में क्या कांग्रेस के हाथ की छाप दिखेगी? और इन राज्यों के चुनाव नतीजों का 2024 में कितना असर दिखेगा? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर के आपने देखा कि बिगुल बज चुका है और दोनों तरफ से ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार शुरू हो गया और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक जगह कहा कि किन किन राज्यों में उनकी क्या स्थिति है। अगर इस सारी चीज़ों को समेट करके देखने की कोशिश करें तो 2 चीज़ें लगती जिस पे चुनाव टिक रहा है। एक, कांग्रेस की लैंग्वेज में 5 गारंटी या 6 गारंटी जो देते हैं,
और बीजेपी की लैंग्वेज में कि जो उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जिनको वो फ्रीबीज नहीं कहना चाहते। और दूसरा ये जाति वाला मामला, ओबीसी की पॉलिटिक्स कह लीजिए, जाति जनगणना के लिए जिस भी तरफ से घुमा के जो शब्द देना आप चाहे, इन्हीं दो पे मामला टिकता हुआ दिख रहा है कि इसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति होती ही दिख रही, कम से कम इन उत्तर भारतीय राज्यों में खास तौर पर। अभी साउथ में भी यही है लेकिन समय है वहाँ पे। तो इसको कॉन्टेक्स्ट में डालें और 24 को के चुनाव को भी संदर्भ में रखें तो इस पर एक बड़ा विवाद है। लोग कहते हैं कि राज्यों के चुनाव के परिणाम से लोकसभा के चुनाव के परिणामों का आकलन ठीक नहीं है, और ये बात कई बार प्रूव हो चुकी है कि तीनों राज्यों में बीजेपी हार गई थी, उसके बाद लोकसभा में सफाया, दिल्ली में 2-3 बार ऐसा हो चुका है। लेकिन राजनीतिक विमर्श में घोसी उपचुनाव जीतने के बाद इंडिया अलायंस कहती है कि देखिए माहौल बदल गया है, या डूसू का चुनाव जीतने के बाद एबीवीपी को लगता है कि माहौल बदल गया है। क्या है संदर्भ पता नहीं, लेकिन इससे एक मोटे तौर पे मिजाज को समझने की कोशिश जरूर की जा सकती है। परिणाम क्या होगा हमें नहीं पता, जब वो चुनाव के नतीजे आते तब देखेंगे। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के संदर्भ को लेते हुए राष्ट्रीय विमर्श क्या बन रहा है, इसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मैं परिचय करा देता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी, साथ ही अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अभय दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी, जो राजस्थान की पॉलिटिक्स पे खास नज़र बनाए रखते हैं। तो इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। विजय जी आपसे शुरू करते हैं, फिर अनिल जी के पास जाते हैं। ये क्या माहौल क्या चल रहा है? क्या ये जो दो चीज़ें दिख रही हैं, गारंटी वाली और जाति वाली, इसके इर्द गिर्द टिक रहा है क्या मामला? देखिए, गारंटी जो है वो तो महत्वपूर्ण है। जाति इन तीनों राज्यों में उस तरह से महत्वपूर्ण नहीं हो रही जिसकी जाति का जनगणना की हम बात कर रहे हैं। चुनावों पर असर कितना डालेगी, कितना नहीं डालेगी। और हम एनालिसिस कर रहे हैं, उससे पहले मैं राहुल गांधी जी ने जिस तरह से एनालिसिस किया उसका भी जिक्र कर देता हूँ। राहुल गांधी जी ने अभी एक दिन पहले जिक्र किया कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में वो जीत के करीब हैं। तो इसको यदि एनालाइज करें, कोई लीडर ये कह रहा हो तो इसका मतलब राजस्थान में कांग्रेस को शायद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में उनको लग रहा है कि जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक चीफ मिनिस्टर, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है 18 साल से, उनकी बजाय एक नारा देती हो कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। तो ये भी आपको इशारा करता है कि किस तरह से होगा। राजस्थान की बात करें, आज प्रधानमंत्री भी राजस्थान में थे, लेकिन जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता माना जाती हैं वसुंधरा जी दिखाई नहीं दी उसके रोड शो में, उनकी रैली में। जबकि कल रात को ही गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा जी के निवास पर गए थे, सरकारी निवास पर, और वहां उन्होंने उनके साथ मुलाकात की थी। तो ये सारी चीजें हैं जो बता रही हैं। और छत्तीसगढ़ पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कोई चर्चा नहीं कर रही। तो इन सब बातों को देखें तो आप चुनाव नतीजों के करीब पहुंचते हैं। मैं देख रहा था कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी 2013 के मुकाबले में 56 सीटें उसने खोई थी, कमजोर हुई थी। 213 में 2013 में 164 की करीबन सीटें थी और यहाँ पर 108 सीटें मिली। तो 56 सीटों का लॉस हुआ था। उस समय 13 साल हुए थे सरकार को, आज 18 साल पूरे हो गए हैं। शिवराज जी ने बहुत अभी पिछले दिनों बड़ी योजनाओं पर काम किया और बहुत फ्रीबीज भी किए हैं, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि शिवराज जी के नाम पर चर्चा नहीं हुई। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा नहीं है। तो उसको कैसे देखेंगे? और राहुल गांधी जी जो हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बावजूद कह रहे हैं कि वहाँ पर जीत के करीब हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन जातिगत जनगणना मुझे लगता है कि इन तीनों राज्यों में कोई महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा नहीं बन रहा। और गारंटी की बात आपने की, कांग्रेस लगातार गारंटी की बात कर रही है और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपनी गारंटियों को पूरा करने की गारंटी देते हैं। गारंटी की गारंटी, ये मैंने सुना कि मैं तो गारंटी दे रहा हूँ। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनाई भी कि हमने ये करके दिखाया, और लेटेस्ट महिला आरक्षण भी 33% वाला, वो भी उन्होंने बताया कि ये हमने कर दिया है। विजय जी, क्या मध्य प्रदेश की वजह, पहले राजस्थान पे थोड़ा सा बात कर लें। क्या देखिए, नेता की राजनीतिक जो स्टेटमेंट होती है तो कभी इस बात को नहीं कहते कि हमारी स्थिति वहाँ कमजोर, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं, तो इसका क्या विश्लेषण ये माना जाए कि कांग्रेस हार रही है राजस्थान में? नहीं, राहुल गांधी जी ने कैसे एनालाइज किया, क्योंकि मैं समझता हूं किसी पॉलिटिकल लीडर को
आम तौर पर अपनी हार वाले राज्य में भी ये कहते हुए मैंने नहीं सुना कि वो हार रहे हैं या मजबूत नहीं है। जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें थी और उन्होंने कहा था कि वो सरकार बनाएंगे, ठीक है, और वो 77 तक पहुंच गए। तो लड़ाई में जो लीडर है ना, वो हौसला अफजाई के लिए भी अपनी बात को ज़्यादा मजबूत तरीके से रखता है। ये किया है। राजस्थान में परेशानी तो है ही अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की। दोनों मजबूत नेता होते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, तो वो कांग्रेस के लिए नुकसान कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई नेता ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ चल रहा है कि कौन नेता बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या करेगा। वसुंधरा जी रहेंगी, गजेंद्र सिंह रहेंगे, ओम बिरला आएंगे, सतीश पुनिया जाएंगे, 10 लोग हैं, लेकिन चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कोई भी नहीं है, या उस कद का फिलहाल कोई नहीं दिखाई देता जिसके भरोसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव कैंपेन को चला सके। सरकार बनाने की बात तो दूर किया है, वैसे सरकार बनाने के लिए संभावनाएं वहां पर बहुत हैं। ये भी वैसे अच्छा लगता है कि 5 साल वाली सरकार के लिए आप परिवर्तन यात्रा करें और 18 साल वाली सरकार को दोबारा लाना चाहते हो। ओके, अनिल जी, क्या चल रहा है राजस्थान में? नीरज जी, जो अभी विजय जी ने कहा उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। राजस्थान में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अभी देखिए, अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, अभी 2 महीने पड़े हैं, अभी आचार संहिता नहीं लगी, पर अपन ऐसा एक लगा जैसे जितने ओपिनियन पोल आए या जो मैं ग्राउंड पे जाके बात करी लोगों से, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इट इज अ नेक टू नेक फाइट। राहुल गांधी तो कल बोले, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ और विजय जी के साथ कई शोज में भी था, विथ एन एडवांटेज टू कांग्रेस। अब एडवांटेज टू कांग्रेस में क्यों बोलता हूं, उसका एक कारण है। एक तो जो अशोक गहलोत सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाए, उसका असर मुझे जनता में दिखता है, और दूसरा बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ना चाहती है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ी पीछे खिसकी है। पर इट इज, जो राहुल गांधी ने कहा वो सही बात है, ये नेक टू नेक फाइट है और कांग्रेस को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा राजस्थान में अपने आप को मेजोरिटी में आने के लिए। ओके जी जी, नहीं तो अगर ये बात राहुल जी कह रहे हैं तो वो तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे ना। वो अपने लिए क्यों कहेंगे कि हम क्लोज फाइट में हैं? आप कह रहे हैं एडवांटेज है। एडवांटेज उन्होंने ये नहीं कहा सर, पूरा स्टेटमेंट आप देखेंगे उन्होंने कहा हम जीत सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूं, दैट इज अ वेरी क्लोज एडवांटेज। मेरा मतलब ये है कि दोनों पार्टी जो है बिल्कुल नेक टू नेक हैं, बट थोड़ा बहुत अंतर पड़ के, और कांग्रेस शायद कुछ सीटें ज्यादा लिया है। मैं मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, एक तो आप ये ध्यान रखें, मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। और बहुत जल्दी होगा इस इलेक्शन को डिक्लेयर करना, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मैं नहीं बता सकता, पर ये जरूर बता सकता हूं आपको कि अशोक गहलोत जिस पे बैंक कर रहे हैं या कांग्रेस जिस पे बैंक कर रही है, वो है अशोक गहलोत की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। आप चाहे बात करें ओपीएस की, चाहे बात करें राइट टू हेल्थ की, चाहे बात करें राइट टू मिनिमम इनकम एक्ट, जो कि अब आपको शहरों में भी कम से कम 125 दिन का काम मिलेगा, ये कुछ ऐसी चीजें। या आप बात करें गिग वर्कर्स की, गिग वर्कर्स पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने एक गिग वर्कर्स के लिए एक्ट लाए। मेरा एक्ट का अभी तो बिल है, अभी गवर्नर के यहाँ ड्यू है। मेरा मानना यह है कि राजस्थान में जो स्कीम्स आई या मोबाइल जो इनको महिलाओं को बांटे गए, ये जो चीजें इन्होंने असर जरूर डाला है अशोक गहलोत ने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाए। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, आज से 8 महीने पहले हम ही लोग कहा करते थे कि कांग्रेस कंटेंशन में बिल्कुल भी नहीं है। आज ये बात होने लगी है। नीरज जी, मैं आपको बताऊं, आप जाके लोगों से बात करेंगे तो आपको एक चीज सुनने को मिलेगी, कांग्रेस जीत सकती है। हम इस पॉइंट पे कांग्रेस आ गई है, ये अशोक गहलोत की पॉलिसीज ने करा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण आप समझिए, आप बिना चेहरे के अगर चुनाव लड़ेंगे, मैंने ये पाया है नीरज जी, और लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि जहां जहां बिना चेहरे के बीजेपी ने लड़ाई करने की कोशिश करी चुनावों में, वहां एक्सेप्ट फॉर गुजरात को छोड़ दीजिए, दोनों का होम स्टेट है मोदी जी का और होम मिनिस्टर साहब का, उसके अलावा कहां जीत पाए। कर्नाटका लेटेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास में, हिमाचल भी आपके पास लेटेस्ट एग्जाम्पल है, यूपी तो में ऐतिहासिक जीत बिना चेहरे की हुई थी सर। वो सर आप 17 बात करें, हाँ उस पहले की बात करें, मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूं। आपने एक स्टेट को बता दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनको आसाम जिताया, आप मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जितना चलता है हेमंत बिस्वा शर्मा कर पाते हैं। राजस्थान में अगर आप वसुंधरा जी को काटेंगे या वसुंधरा जी को अलग करेंगे, अंतर शर्तिया पड़ेगा नीरज जी, ये इसमें कोई शक नहीं है। अब इनकी सोच क्या है, पार्टी की सोच क्या है, क्या उनके पास पहले से पता है कि हमें अंतर नहीं पड़ेगा, मैं नहीं जानता, पर ऑन द ग्राउंड हमें लगता है
कि बिना किसी बड़े नेता के, जो कि पैन स्टेट लीडर एक ही है बीजेपी में, वो है वसुंधरा राजे, उनको दरकिनार करने से या उनको पावर नहीं देने से चुनावों में राजस्थान में अंतर पड़ेगा। और शायद हिमाचल में कांग्रेस का भी कोई फेस नहीं था सर। सुक्खू जी का कोई नाम था क्या? आपकी बात मानी सर, अपन अपनी बात करें बीजेपी में बिना फेस के क्या हुआ। आपने मुझे एक स्टेट और गिनाया, बाकी आप सोचिएगा। मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूं अनिल जी कि फेस बहुत महत्वपूर्ण होता, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन वो फेस कोई एक हो सकता है, पार्टी अपने आप में एक फेस हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का तो मैं बिलोंग करता हूं ना, तो मैं बता रहा हूं कि 2017 का जो चुनाव था उसमें पार्टी अपने आप में एक फेस थी, उसको किसी चेहरे की जरूरत नहीं थी। आदित्यनाथ जी का तो कोई नाम भी नहीं जानता था कि ये सीएम की रेस में भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी बम्पर जीत शायद कभी नहीं मिली होगी। तो खैर वो एक अलग इश्यू, दोबारा आता हूं आपके पास में। इस पे एक कमेंट में विजय जी आपका चाहता हूं, क्या वसुंधरा फैक्टर्स को साइडलाइन करने से नुकसान है क्या बीजेपी को? वसुंधरा जी को अलग करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा, ये तो तय है। कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा जी, जो अनिल जी भी कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता है। लेकिन मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि बीजेपी की लीडरशिप ने हमेशा सेंट्रल लीडरशिप को कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाएगी, चेहरा कोई भी हो। अमित शाह साहब ने एक बैठक में ये सवाल भी पूछा कि वसुंधरा जी चेहरा नहीं होंगे तो, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि चेहरा कोई भी हो, जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और राजस्थान को जितना मैं समझता हूं, वहां जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को ही वोट देगा, कोई को आप फेस बनाए ना बनाए, लेकिन वसुंधरा जी के फेस से मदद मिलती है। और खासतौर से महिलाओं में उनकी बड़ी लोकप्रियता है, और अभी अभी तो आपने बिल पास किया महिला आरक्षण का, तो वसुंधरा जी की लोकप्रियता कम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत में वो एज दे सकती है। उनको हराने का मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है ना, बीजेपी का बहुत कोर वोटर है राजस्थान में, मजबूत वोटर है, वो किसी के साथ नहीं जाता, वो सिर्फ पार्टी के साथ खड़ा रहता है। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था जब मोदी जी को बनाया गया था। खैर आते हैं दोबारा पे। अभय जी, क्या आपके हिसाब से राजस्थान का क्या एनालिसिस है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। देखिए, अभी मैं बीकानेर भी गया था और मुझे जोधपुर भी जाना पड़ा, और वहाँ 2-2 3-3 दिन में रहा और बहुत से पत्रकारों से बातचीत हुई। लेकिन जानते हैं, आप तो जानते ही हैं कि इस तरह की जो बातचीतें होती हैं वो बड़ी सीमित किस्म की होती हैं, लोगों की निजी ओपिनियन, निजी राय होती है, तो उसको आप पूरे प्रदेश के उस पर प्रोजेक्ट करके नहीं देख सकते। तो और साथियों ने, उन लोगों की बातचीत और साथियों से बातचीत हुई और जो अभी सर्वेक्षण वगैरह हुए हैं उन सब पे निगाह डालने से मेरे सामने एक बात स्पष्ट होती है कि राजस्थान में कांग्रेस लड़ाई में भी नहीं थी। करीबन पिछले साल राजस्थान कांग्रेस लड़ाई में भी नहीं थी। ये अशोक गहलोत ने जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को मंद करना या पलटने की जो कोशिशें की हैं, उससे राजस्थान में कांग्रेस लड़ाई में लौट आई है, और ये कांग्रेस के लिए राजस्थान के लिहाज से एक बड़ी खबर है। जबकि राजस्थान में एक पार्टी 2 बार चुनाव आमतौर पर जीतती नहीं रही है पिछले दिनों, तो कांग्रेस लड़ाई में लौट आई है। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक खबर है। कांग्रेस के लिए दूसरी सकारात्मक खबर यह है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्थानीय स्तर पर कौन कर रहा है, ये अपने आप में स्पष्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि चेहरा हो, स्थानीय स्तर पर एक स्पष्ट रूप से नेतृत्व होना चाहिए, भले ही पार्टी उसको चेहरा घोषित करे या ना करे। जैसे कि मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मुहिम है उसका अनौपचारिक रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। वहां बिल्कुल नेतृत्व स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी का, स्थानीय नेतृत्व। राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी का है ही, वो तो अलग बात, वो सभी जगह है। तो ये एक ऐसी। दूसरी बात यह है कि माधवराव सिंधिया जब कांग्रेस से भाजपा के अंदर आए तो भाजपा में बहुत खुशी थी उसमें। उससे 2 ऐसे परिणाम हुए जिनका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। पहला तो यह है कि कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी उससे समाप्त हो गई। कांग्रेस में स्थानीय नेतृत्व पूरी तरह इस वक्त एकजुट है। उल्टे भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी और ज्यादा बढ़ गई, और उसी का नतीजा है कि आप सिंधिया के तमाम साथी छोड़ के कांग्रेस में वापस जा रहे हैं, और उससे भारतीय जनता पार्टी की इमेज पे रोज वहां पे स्थानीय स्तर पर कोई बट्टा लगता है कि आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज वो चला गया।
अच्छा, दोनों जगह ये आपकी बात सही है, चुनावी घमासान है, टक्कर बहुत ही मजबूत है। दोनों मुख्यमंत्री अपनी अपनी एंटी इनकम्बेंसी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की युक्तियां तकरीबन एक जैसी हैं। ऐसा लगता है दोनों ने एक दूसरे की किताब से एक एक पन्ना लिया है और उसके हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन फर्क केवल यही है कि राजस्थान में कांग्रेस आला कमान ने पायलट और गहलोत के बीच की जो तलवारबाजी थी, उसको कम से कम दोनों में दोस्ती तो नहीं करा पाया वो, लेकिन ये जरूर किया कि उन दोनों ने अपनी म्याने तलवार में डाल ली है और वो खुलेआम लड़ नहीं रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फूट की शिकार है। इधर मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी फूट की शिकार है और कांग्रेस आला कमान ने, जो कि भाजपा के आला कमान से कमजोर माना जाता है, मैं मानता भी हूं कमजोर है, उसने इन दोनों राज्यों में अपनी पार्टी के अंदर अपेक्षाकृत एकता कर पाने में सफलता प्राप्त की। जी संजय जी, आपका क्या एनालिसिस है? राजस्थान में किसका अपर हैंड है या कौन जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त दिखता आपको? पहले तो नीरज जी एक दो करेक्शन कर दूं कि जो बीजेपी बिना किसी चेहरे के अगर चुनाव में गई है तो कहीं जीती नहीं है और गुजरात को एक्सेप्शन माना गया। गुजरात में नारा ये था, मोदी जी का कहना, कि नरेंद्र से ज्यादा भूपेंद्र को आएगा, भूपेंद्र रिकॉर्ड बनाएगा। गुजरात में इस बार एक चेहरा था। दूसरी चीज है कि आप देख लीजिए, अभी हाल में उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, वो भी बगैर चेहरे के हुआ था। वहां एक मुख्यमंत्री आए थे कुछ दिन पहले, जरूर उनको दोबारा बनाया गया, लेकिन सीधे तौर पे वो प्रोजेक्शन नहीं था। त्रिपुरा में जहां बीजेपी को 1 या 2% वोट था, वो वोट जाकर के इतना ट्रांसलेट हुआ कि फर्स्ट टर्म में थम्पिंग मेजोरिटी से जीते, वो कांग्रेस साफ हो गई, वो आपका तृणमूल साफ हो गया, आपका सीपीएम साफ हो गया और दूसरी बार चुनाव जीत करके आए। असम में इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं थी, लोग ऐसा मान करके चल रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा किसी कंक्लूजन पे जंप करने से हमें इस समय थोड़ा इस चीज को लेकर के बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश का एग्जांपल आपने दे ही दिया, 17 बहुत पुराना नहीं है, वो मतलब 7-8 साल ही पुराना। त्रिपुरा में भी सर, जहाँ की त्रिपुरा में भी, हाँ त्रिपुरा में, वही त्रिपुरा मैंने कहा कि 1-1.5% वोट था, वहां से जंप करके पार्टी के नाम पे चुनाव जीत करके आ गए, दोबारा आए। और सब बाकी जो है सीपीएम का कितना पुराना राज था वो साफ हो गया। उसके बाद दूसरी बार भी वो नहीं आ पाए, तृणमूल भी वहां जोड़ लगाई, वो भी नहीं आ पाई। बात बच जाती है तो राजस्थान की जो आप चर्चा कर रहे थे कि मतलब मुझे लगता है कि एक इस तरह मत है, जिस समय भी मेरा ये मानना है कि जिस समय जो सत्ताधारी पक्ष है जब वो कहता है कि बहुत कांटे की लड़ाई है, तो इसका मतलब कि वो मुश्किल में है। सत्ताधारी पक्ष हमेशा ये दावा करता है कि हम जीत रहे हैं और जीतेंगे। जो राहुल गांधी ने कहा, विजय जी ने उसका विश्लेषण कर दिया, तो मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी ने जो कहा उसका मतलब यह है कि हम चुनाव वहां मुश्किल है जीत नहीं रहे हैं। उसके साथ ही आप एक चीज और देख लीजिए, क्योंकि उसी दिन राहुल गांधी ने उसी इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि अब हम नैरेटिव सेट कर कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा अब बीजेपी का वो नैरेटिव नहीं चल रहा। राहुल गांधी क्या नैरेटिव सेट करते हैं, क्या वो कहते हैं, वो अलग बात है, वो कभी और चर्चा का विषय होगा। जहां तक एक बात की चर्चा काफी ज्यादा हो रही थी कि जो चुनाव है, वसुंधरा राजे वहां सबसे बड़ी नेता है, और वसुंधरा राजे अगर साइडलाइन है तो एक तरह से वर्डिक्ट ही लिख दिया गया कि क्या होगा नतीजे। मैं राजस्थान का नहीं हूं, लेकिन राजस्थान चुनाव दर चुनाव गया हूँ। अगला चुनाव जब होगा तब फिर उस समय जाकर के मतलब ठीक से समझ में आएगा, तो इसलिए मैं नतीजे पे जंप नहीं कर रहा हूँ। लेकिन राजस्थान में जो कुछ चीजें हैं, जिग वर्कर्स का कितना बेनिफिट मिला, कितना एक्चुअल ट्रांसलेट हुआ, लेकिन उसकी चर्चा दे। दूसरी चीज है कि जब आप वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, उसके साथ राजस्थान में कुछ ऐसी चीजें होती हैं महिला सिक्योरिटी को लेकर के, जिस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस में कम्युनल सिचुएशन क्रिएट हुआ है एक पक्ष के द्वारा, और उस पे सरकार की पूरी तरह चुप्पी या उनका सहयोग दूसरे पक्ष के लिए, तो ये सब चीजें चुनाव में जब जाती हैं तो बहुत ही संवेदनशील हो जाती है। और भी बहुत तमाम तरह की चीजें हैं जिसके बारे में, और कांग्रेस का राज वहां बड़ा आसानी से नहीं चल रहा था। उनके उप मुख्यमंत्री जो पहले अध्यक्ष थे, पिछले बार लोग उनको बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री मान करके चल रहे थे, उनके साथ वो द्वंद अभी कारपेट के नीचे है। उस तरह से कहिए, क्या आज कांग्रेस इस स्थिति में है कहने को कि चुनाव जीत करके आएंगे तो गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे? मेरे ख्याल में नहीं। तो ये वहां भी वो चीज दिखेगी। दूसरी चीज है कि 2018 के चुनाव में मैं काफी घूम रहा था,
घूमने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लोगों की जो नाराजगी थी, वो नारा भी काफी प्रचलित हुआ था कि वसुंधरा राजे के प्रति काफी नाराजगी। वो हर एंटी इनकम्बेंसी जिसमें मतलब उस तरह की नैया डूबी। आकलन ये था शुरू में कि 40-50 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी। वो सीटें बढ़ी इसलिए कि मोदी के कैंपेन से उन्होंने जाकर के कैंपेन किए। उस समय जब मैं घूम रहा था तो उसी समय मैं जहां था वहां मैंने एक पीस लिखा था, उस समय जहां काम कर रहा था कि 19 का जब इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछला रिकॉर्ड था, जो पूरी की पूरी सीटें थी, उस रिकॉर्ड को पूरा करेगी। यहाँ पे नाराजगी का आलम है। लोग ये कहते थे वसुंधरा छोड़ के अगर किसी को मुख्यमंत्री यहाँ बना दिया गया होता तो हम भाजपा को वोट करते और भाजपा इस चुनाव में जीतती। ऐसा एक जगह का सैंपल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे जगह का सैंपल कर रहा हूँ। कई बार एक नया नेतृत्व भर करके आता है, किसी के खिलाफ नाराजगी होती है, कई बार आप कलेक्टिव लीडरशिप में जाते हैं, तो एक चीज को लेकर के किसी नतीजे पे जंप करना मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा जल्दी होगी कि वसुंधरा राजे वहां नहीं दिखी, आज शायद वो थी, या वो इस जो यात्रा चली उसमें नहीं थी, या बाकी और कोई लीडरशिप होगा तो उनके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है और कांग्रेस में एक साथ है। कांग्रेस के अभी स्टार प्रचारक भी मतलब वहां नहीं गए हैं, तो इसलिए वो आने वाले सिचुएशंस में आज जो अभी कई चीजें मतलब देश के अंदर कई चीजें हुई हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उसका क्या परकुलेशन होगा वोटर के माइंडसेट पे, वहां लोकल स्तर पे वो थोड़ा वो चुनाव जब करीब आएगा, जब घोषणा आज से 15-20 दिन के बाद हो जाएगी, उसके बाद जो रौनक तैयार होगा उसमें मेरे ख्याल में निकल करके आएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा राजस्थान के मामले में कि राजस्थान इज एडवांटेज बीजेपी। जी, वैसे एक चीज़ है, मतलब मुझे लगता है 2013 वाली जो राष्ट्रीय चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया था, जबकि कैंपेन कमेटी की मोदी जी होंगे, उसके बाद ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी पॉलिटिकल एनालिस्टों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए भी, कि कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये नेता अगर नहीं होगा तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है ग्राउंड में शायद इससे इतर होता है, और ये सभी दलों पे लागू है। कई बार बहुत वरिष्ठ गरिष्ठ नेता को हम झेलते रहते हैं, हमको लगता है कि यार वो हट गया तो पता नहीं पार्टी क्या हो जाएगा। दरअसल उसको चेंज करने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कई बार इवन बहुत राज्यों में ये प्रयोग करके लोगों ने देखा है कि नया चेहरा लेके आइए, नई सोच लेके आइए, बम्पर वोटों से वो आदमी जीत के आता है। लेकिन चूंकि एक मेंटल ब्लॉक होता है कि अरे कैसे चेंज करें, वो कुछ मर्यादा सीमाएं भी होती हैं। 10 सेकंड, जिस समय वसुंधरा राजे सब बहुत छोटा सा किया गया था, वाजपेयी सरकार के समय में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और मध्य प्रदेश में उमा भारती को घोषित किया गया था। उस समय प्रचंड विरोध हुआ था वसुंधरा राजे का, वहां के सीनियर्स के द्वारा काफी विरोध हुआ था। लेकिन वसुंधरा राजे के नाम को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करके उनको तमाम वो चीजें दी गई, उसके बाद वो चीजें हुई। तो कई बार जो हम देखते हैं, जो बात आप कह रहे थे, वो जो एक्चुअली लोगों के मानस में होता है वो थोड़ा अलग होता है। नहीं, मैंने किसी एक एनालिस्ट को सुना था, उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लागू होता है, तो वो पॉलिटिक्स में भी लागू होता है सब जगह। लेकिन अब विजय जी के पास चलते तुरंत, अब हम लोग मध्य प्रदेश चर्चा करेंगे। विजय जी, मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ? जी देखिए, दो चीज में जोड़ दूं जो संजय जी ने बात की। एक तो आज की तारीख जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है आज की। आज है 25 सितंबर। 25 सितंबर 1990 को 33 साल पहले जो लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की थी सोमनाथ से, और उसके प्रभारी थे नरेंद्र मोदी। उस समय वो गुजरात राज्य के महासचिव थे पार्टी के। ठीक है, 600 गांवों में उन्होंने प्रवास यात्रा भी करवाई थी, और उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बदलाव आया। मध्य प्रदेश पर आता हूँ। दूसरा, ये राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत का शताब्दी वर्ष है, जन्मशती का। ठीक है, तो भैरव सिंह शेखावत, जो आपने लॉ डिमिनिशिंग की बात की, उसमें यही है कि भैरव सिंह जी पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे वसुंधरा जी से पहले। लेकिन भैरव सिंह जी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को कभी बहुमत नहीं मिला, और उनके खिलाफ पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया, मतलब उनके खिलाफ नहीं, उनके रहते हुए वसुंधरा जी को नेतृत्व दिया गया। और वसुंधरा जी भैरव सिंह जी के रहते हुए पहली बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ आई। तो ये जो आप बात कर रहे थे, उस तर्क पर ये बात खरी उतरती है। उत्तर प्रदेश का हमने जिक्र किया ही है, त्रिपुरा का किया ही है संजय जी ने। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री तो कर ही रहे हैं काम। शिवराज जी ने पिछले दिनों, जो अभय जी ने जिस तरह से बात की कि वो कॉपी करके तमाम तरह की योजनाएं कर रहे हैं, और कमलनाथ के मुकाबले में कमल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे अब भी लगता है, पार्टी की मध्य प्रदेश के लोगों से मेरी लगातार बात होती है, वहाँ
थोड़ा मुश्किल में है शिवराज जी, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। उमा भारती जी भी अभी मित्रवत व्यवहार नहीं कर रही है, वो लगातार कुछ कुछ कर रही है। आज प्रधानमंत्री जी वहाँ थे, तब भी उन्होंने ओबीसी का जिक्र किया और वो अभी एक ओबीसी सम्मेलन भी वहाँ पर करने जा रही हैं। हालांकि उनका कितना भारतीय जनता पार्टी में दबाव है और कितना असर है वो नहीं पता, लेकिन थोड़ा मुश्किल चल रहा है। और वो एक नेचुरल भी है, 18 साल से शिवराज जी वहाँ पर हैं। शिवराज जी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। मुझे किसी ने बताया, पार्टी के एक बड़े नेता ने, कि करीब करीब 1.5 दर्जन मंत्री हारने वाले हैं, ये शिवराज जी को कहा गया है पार्टी ने, और बताया गया कि आप इनको रिप्लेस कर दीजिए। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि मंत्रियों को 18-20 मंत्री उन्होंने बोला था, मैं 1.5 दर्जन कह रहा हूँ, कि 20 मंत्रियों को क्या टिकट काट देंगे, और टिकट काटेंगे तो उनका कितना फर्क पड़ेगा। तो ये बड़ा नंबर जो है वो पार्टी में उसका नुकसान होने वाला है और कई लोगों के टिकट कटने वाले हैं। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गुटबाजी का जिक्र किया गया, वो पार्टी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वहाँ जो इलाका है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, चंबल वाला, वो उनके खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। वहाँ परेशानी इसलिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ही रहे पार्टी के सारे कार्यकर्ता, और आज वो उनको अड़ने नहीं दे रहे, इसलिए बहुत सारे लोग वापस सिंधिया साहब के जो मित्र हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं। तो उससे पार्टी का कोई बड़ा नुकसान वहाँ होने वाला नहीं। और वहाँ के एक मजबूत नेता तोमर साहब हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो ओवरऑल उस तरह से संकट है थोड़ा सा, कि पार्टी के अंदर संकट है। दूसरा, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ी है, उसे शिवराज जी ने कोशिश की है। लेकिन मैं इसको भी एक मैसेज मानता हूं कि जब आज प्रधानमंत्री जी की रैली में शिवराज जी की बजाय इस बात का जिक्र हुआ कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। प्रधानमंत्री मजबूत नेता है, लेकिन इसका मतलब आप शिवराज जी से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। उनके बिना पार्टी सरकार बनाना चाहती है इस चुनाव में। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन शिवराज जी से थोड़ा सा अब उनको दूरी रखना ठीक लग रहा है। जी, मुझे सर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तो तुरंत वापस आते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके सामने ऐसे तथ्य के तौर पे रखूंगा, फिर इस पर आगे बढ़ाएंगे बातचीत। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। और राजस्थान का मूड माहौल क्या है, कई सारे स्टेट पे तो घमासान है, रैलियां खूब हो रही हैं। अभय दुबे जी, मैंने कहा था कि ब्रेक से आने के बाद एक बात आप लोगों के सामने रखूंगा, ऐसे ही फैक्ट के तौर पे। हम लोग जब बिजनेस में देखते हैं तो गुड टू ग्रेट की जो जर्नी होती है उसमें रन रेट बहुत अच्छा होता है, बहुत राइजिंग चैनल पे होती चीज़ें। ग्रेट बनने के बाद वो फिर डिमिनिशिंग पे आ जाती हैं और उनका रन रेट घट जाता है। मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स में भी अप्लाई होता है बहुत जगहों पे। जैसे दिल्ली में एक प्रयोग बीजेपी ने किया था नगर पालिका वाले शायद चुनाव में, मैसिव टिकट काटे, नए लोगों को लेके आओ, 20-20 साल से 25-25 साल से वही चेहरे देख देख के लोग, कई बार जरूरी नहीं कि वो लोग गड़बड़ कर रहे हों, कई बार आप बहुत अच्छे विधायक भी हैं, 7 बार के विधायक, लेकिन आदमी को लगता है नहीं अब चेंज करना चाहिए, कोई फ्रेश आइडिया आना चाहिए, क्योंकि आदमी के सोच और फ्रेश आइडिया की एक लिमिट है और वो सब जगह अप्लाई होती है। तो ये सारी चीज़ें भी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं मैटर करती है और इसके कई छुटपुट उदाहरण होते हैं, लेकिन हिम्मत और साहस चाहिए वो करने की, जो बहुत कम पार्टीज करती हैं। वो अपने इनके अलग रीजंस होंगे। बहरहाल ये तो मैंने ऐसी बात रखी है मुझे सुनने के लिए। मध्य प्रदेश में सर क्या चल रहा है, आपका व्यू क्या है अभय जी? मैं तो मध्य प्रदेश के बारे में अभी कह चुका हूं। मेरा मानना है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में भाजपा के नाम पे जो कुछ भी हो रहा था वहां चुनाव प्रचार में, उसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान ही कर रहे थे। कोई दूसरा और कोई नेता उभर कर सामने वहां पे आया नहीं, कम से कम मेरी निगाह में नहीं आया। जो मध्य प्रदेश के विशेष रूप से जानकार लोग हैं, हो सकता है उन्हें पता हो कि अंदर खाने कोई और नेतृत्व वहां उभर रहा है, लेकिन मेरी निगाह में कोई नेता वहां पे नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी पहले ये भी कोशिश कर रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दे और उनकी जगह कौन आएगा इसकी भी चर्चाएं चलने लगी थी, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि उन्होंने उनको नहीं हटाया। तो वहां पे लड़ाई बहुत ही टक्कर की है और ये मैं शिवराज सिंह चौहान को श्रेय देता हूं कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर लड़ाई में बनाए रख पाए। ठीक उसी तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस को लड़ाई में बनाए रख पाए। दोनों ही प्रदेशों में बहुत ही करारी टक्कर है, लेकिन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे हो, ऐसा हो कि कांग्रेस बहुत ज्यादा पिछड़ रही हो, ऐसा मुझे दोनों राज्यों में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जी अनिल जी, आपका बगल का राज्य ही है, क्या व्यू है मध्य प्रदेश पे? पहले मैं एक बार राजस्थान पे जवाब देना चाह रहा था नीरज जी। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि
कांग्रेस जीत रही है। आज मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता रिजल्ट, आज मेरे पास कोई सोर्स नहीं डिक्लेयर, ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूं ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। संजय जी को शायद ही लगा, मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं करा। दूसरी चीज, मेरा जो ऑब्जर्वेशन राजस्थान पे था, वो अभी अभय जी ने वही चीज बोली एमपी के लिए। राजस्थान में आपको पता होना चाहिए, शायद विजय जी काफी डिबेट्स में मिलते हैं, जितने धड़ों में बटी हुई है राजस्थान में, जितनी इनफाइटिंग है, मैंने इतनी इनफाइटिंग किसी और स्टेट में नहीं देखी। और वही चीज जो अल्टीमेटली अभय जी बोल रहे हैं कि कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज जी, कई स्कीम्स की जो कांग्रेस की है, गारंटी स्कीम, उसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि आज से 1 साल पहले, 8 महीने पहले कांग्रेस का नाम नहीं था। आपको बताता हूं, कोई नाम नहीं लेता था। वो आजकल नाम लेने लगा है, बोलने लगा है कि कांग्रेस जीत सकती है। शायद मध्य प्रदेश को हमारे से टच करता है, और हमारे पास भी जो समाचार वहां से आ रहे हैं उसमें भी यही है कि कांग्रेस जो है अभी लीड ले रखी है। क्योंकि आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला जो इशू है, जो लोग छोड़ के गए, उनसे एक परसेप्शन बनता है, और वो परसेप्शन ही इंडिया में इलेक्शंस में बहुत बड़ी चीज होती है। और शायद इसलिए अभी भी मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्लाइट एडवांटेज है, जैसी राजस्थान में। मैं दोनों को ऐसे कंपेयर करता हूं। ओके, मध्य प्रदेश में भी तो वो गजब की योजनाएं चला रहे हैं, जैसे आप वहां बता रहे थे गहलोत जी चला रहे हैं, उससे दुगनी चल रही वहां पे। अब तो लाडली लाडली बहन योजना भी आ गई, बहुत सारी योजनाएं हैं और ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं। जैसे देखिए, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर है, उज्ज्वला 450 होगा, वहां 450 कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कंपटीशन हुआ दोनों स्टेट्स में, मुझे ऐसा लगा कि कौन कम कर सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, नैरेटिव जो है ना नीरज जी आपके, वो कांग्रेस सेट करने में शायद कामयाब हुई थी राजस्थान में, और बीजेपी के उसको इर्द गिर्द घूमना पड़ रहा था। वहां मध्य प्रदेश में करके उन्होंने ये दिखाया कि शायद वो लंबी लाइन खींच सकते हैं कांग्रेस से भी। शायद उनकी लाइन से एक बड़ी लंबी लाइन हो जाए, 450 रुपए सिलेंडर देने लग गए लाडली योजना, शायद वो एक लंबी लाइन खींच ले। नहीं तो आप मान के चलिए, अभी तक जो बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, कांग्रेस को फॉलो करना पड़ता था। ये पहली बार है जब कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुई, और उसको कॉपी करके या उस लाइन से बड़ी एक लाइन करके बीजेपी को आना पड़ा। ये मैं मध्य प्रदेश के लिए बात कर रहा हूं। कांग्रेस यहां राजस्थान के लिए तब बात करूंगा जब ऐसा कोई अनाउंसमेंट बीजेपी अपने मैनिफेस्टो या उससे पहले करती है। तो आज की तारीख उन्होंने कुछ नहीं करा। संजय जी, मध्य प्रदेश, कमल या कमलनाथ? देखिए, कमलनाथ ही कमल हो गए हैं। अच्छा। इस तरह से आप देखेंगे, पिछले चुनाव में कमलनाथ जी मतलब मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। वहां बहुत तरह की ऐसी बातें हुई थी जो काफी वो वायरल भी हुआ था वीडियो। और इस बार वो मतलब बाबा तमाम बागेश्वर धाम और तरह की चीजें, रामचरितमानस, बजरंगबली, तमाम वो चीजें कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके बाकी जो इंडिया अलायंस के जो सनातन धर्म के बारे में कह रहे हैं, उससे भी बच रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि वहां अगर मान लीजिए, जैसे कांग्रेस ने अपनी सोच से रणदीप सिंह सुरजेवाला को वहां का प्रभारी बनाया है। सुरजेवाला हरियाणा में कह चुके हैं कि भाजपा को जो वोट देता है, वो वोट देने वाला राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति का है। तो अब जब राक्षस से वोट मांगने जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो मेरे ख्याल में चुनाव जब आएगा, देखिए चुनाव के जो नैरेटिव सेट होता है वो 2 चीजों पे होता है। एक तो आप जो भी वेलफेयर स्कीम्स की जो बात अभी चल रही है, वो एक तो चीज है, उसकी डिलीवरी ग्राउंड पे क्या है, बाकी चीजों में कितना फेयर और ट्रांसपेरेंट वो डिलीवरी है। दूसरी चीज है कि जो करप्शन का इंडेक्स जो होता है, जो लोगों को आमतौर पे रोज भुगतना पड़ता है, वो कैसा है, और उसका जो मतलब अभी तक के किसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं। और दूसरा जो इमोटिव इशू जो चर्चा में आती है, लोग यहाँ वहां बैठ करके बात करते हैं, और जिससे किसी भी पार्टी का कार्डर या सपोर्टर चार्ज होता है, वो इश्यूज किस तरह की आती है। तो वो जब इश्यूज आती हैं, जिस समय कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो जाता है और उसके बाद जब चीजें आती हैं, तब वो इशू असल पकड़ता है। क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं जितनी देर से, वो केवल ये कह रहे हैं कि जिन्होंने वेलफेयर स्कीम या कुछ फ्रीबीज का अनाउंसमेंट यहाँ हो गया, वहां हो गया, उसके बूथे पे चुनाव हो जाएगा। मेरे ख्याल में वो एक पहलू होता है, उसके बाद बाकी पहलू काफी ज्यादा वो प्रभावी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक चीज है कि 20 साल भाजपा की सरकार होगी जी। आपने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे थे, तो उसके पहले के काल का वो जिक्र कर रहे थे। क्योंकि 20 साल में नए वोटर जो मतलब 18 साल के बाद के वोटर, आप उसको उम्र अगर 10 साल रख लीजिए, तो जो 30 के ऊपर के वोटर हैं,
उनको उसके पहले पता भी नहीं है कि क्या मतलब यहाँ किस तरह का शासन या प्रशासन कांग्रेस के शासन काल में हुआ था। क्योंकि कमलनाथ बीच में आए साल भर के लिए, तो उससे आप पैमाना नहीं मान सकते। दिग्विजय सिंह इसी कारण से फिर कभी रिपीट नहीं किए गए, या मुख्यमंत्री या बाकी तौर पर वो नहीं किया गया। 20 साल के बाद किसी भी शासन के लिए थोड़ी मुश्किलात, तो इसलिए आज जब मोदी वो बात कर रहे थे तो उन्होंने बीमारू राज्य का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश कहाँ था और कहाँ से निकाल करके हम वापस लाए। दूसरी एक चीज और भी है कि इस बार देखेंगे अगर आप, तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पर्टिकुलरली अमित शाह चुनाव में ज्यादा इन्वॉल्व है बनस्पत की वो 2018 के चुनाव में जितना उनका मध्य प्रदेश के में पूरा शिवराज सिंह चौहान के मतलब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं ही सारा कुछ ये कहा था कि विशेष ध्यान दिया जा रहा मैं ही है। सारा कुछ हैंडल किया जाए करूंगा, इसलिए वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विजय जी, एक 40 सेकंड का मुझे क्विक एडिट चाहिए आपसे। फ्री बीज दोनों जगह है, एज अलग अलग है, फेस भी दोनों जगह है, फिर भी एज अलग अलग है, केंद्रीय पार्टियां अलग अलग हैं, पार्टी के नेताओं का असेसमेंट अलग अलग है, कोर कुछ और है क्या? ये देखिए, एज के हिसाब से देखें, आपने बिल्कुल ठीक बात की। फ्रीबीज तो ऐसा बारिश हो रही है कि बाढ़ ही आ गई है। अभी उज्जैन में भी बाढ़ आ गई थी, लेकिन बाढ़ के बाद भी एज की 3 विषय बताता हूं मैं। एक, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का संगठन कांग्रेस के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, और मध्य प्रदेश तो गुजरात के अलावा सबसे बड़ा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। पहली बात समझ लीजिए, वहां पर भी बीजेपी का कोर वोटर है। दूसरा, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन शिवराज सिंह लोकप्रिय नेताओं में से एक है, और वो लोकप्रियता कमलनाथ से आज भी ज्यादा है उनकी। ठीक है, ये बड़ी बात है। और तीसरी बात, यदि सेंट्रल लीडरशिप देखी जाए तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप कांग्रेस की लीडरशिप के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, और अमित शाह मध्य प्रदेश पे खास तौर से फोकस किए हुए। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लगातार वो बैठकें पार्टी के नेताओं के साथ उनके साथ करते रहे, और प्रधानमंत्री खुद 6 महीने में 7वीं बार मध्य प्रदेश गए। तो ये सारे एज के कारण है। अब वो कितना एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। शिवराज जी के खिलाफ कोई नाराजगी मध्य प्रदेश में नहीं है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लोकल लीडर, जैसे मैंने कहा कि 20 मंत्रियों के खिलाफ हारने की बात पार्टी के अंदर जो नेता है वो कर रहे हैं, लेकिन शिवराज जी को लेकर, उनकी लोकप्रियता को लेकर, या लोकप्रियता ना कहूं, कोई नाराजगी मध्य प्रदेश में शायद ही कोई आदमी शिवराज जी को नाराज होता हो। उनके जो स्टाइल है वॉकिंग की, उसकी बात है। बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी तो चूंकि शुरुआत हुई है घमासान युद्ध की, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, बहुत सारे नए एंगल्स निकल के आएंगे, और वो जो लोगों का मन पढ़ के एक सूत्र निकालने वाला होता है ना कि चुनाव गुरु इस पर टिक रहा है। जैसे यूपी के बारे में मेरा बहुत स्पष्ट राय थी कि वो सिर्फ कानून व्यवस्था के मुद्दे पे 2017-2022 के चुनाव लड़े गए थे और बम्पर जीत जीती गई है। अब यहाँ के अभी क्या सूत्र है ये पता करने में चलेगा, अभी धीरे धीरे सामने चीज़ें आएंगी। तो ऐसे और एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।